नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सीटेट का सेकंड पेपर भी आपका निकल जाए तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक विषय को पढ़ाया जा रहा है। बस जितनी भी क्लासेज हमारे द्वारा शेयर की जा रही है उनको आप देखते चलिए। देखिए, अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो ज्योग्राफी के इसके पहले हमने एक क्लास शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वे लोग क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देख लें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसकी 3 और क्लास आएंगी, मतलब एक क्लास बन रही है, 2 और क्लास आएंगी। अगर इन चारों क्लासेज को आप देख लेते हैं तो ज्योग्राफी से भी आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्या हूबहू प्रश्न यहीं से मिलेंगे देखने को? बिल्कुल यहीं से मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी के निचोड़ को शामिल किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महेश बड़वाल सर की जो किताब है उसमें की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसको भी हमने शामिल किया हुआ है। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटी के हमने 4 क्लासेस शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है वे क्या करें, इन चारों क्लासेस को देख लें। मैं गारंटी लेता हूं कि पॉलिटी से उसके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बस हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जा रही हैं उनको आप देखते चलिए। सीटेट का सेकंड पेपर भी आपका निकल जाएगा और फर्स्ट पेपर की तैयारी हमने करवा ही दिया है। जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है पृथ्वी दोस्तों। यहाँ इसे ऊपर वाले भाग को कहा जाता है नॉर्थ पोल कहा जाता है, और इधर वाले भाग को क्या कहा जाता है, नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, साउथ पोल कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी की सबसे खास बात यह है दोस्तों, पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है लट्टू के जैसे। लट्टू जिस तरह से अपने अक्ष पर घूमता रहता है एक जगह पर, उसी तरह से पृथ्वी घूमती है। और जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, दिन और रात बराबर होता है, या दिन और रात बराबर नहीं, दिन और रात होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आइए समझते हैं कि क्या बातें कही गई हैं, फिर एक एक चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे आप। देखिए, यहां पर कहा गया है दोस्तों, यानी कि आज हम सबसे पहले जानने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, या रेखाएं के बारे में। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं, एक कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं। अगर आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं, जो दिखाया जाता है, क्या ये कोई वास्तविक रेखाएं हैं, तो बिल्कुल नहीं होती हैं दोस्तों वास्तविक रेखाएं। बल्कि ये दोनों ही रेखाएं जो हैं ग्लोब पर खींची गई हैं। किस पर खींची गई हैं दोस्तों? तो ग्लोब पर खींची गई हैं। ये दोनों ही रेखाएं अगर देखा जाए तो ग्लोब पर खींची गई हैं। ठीक है, दोनों ही रेखाएं अगर देखा जाए दोस्तों तो ग्लोब पर खींची गई हैं। और ये जो ग्लोब पर खींची गई रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो अक्षांश और देशांतर के रूप में खींची गई रेखाएं हैं, क्या वे वास्तविक हैं या काल्पनिक, तो आप बता दीजिएगा कि एक काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि ग्लोब पर खींची गई हैं, ना कि कोई पृथ्वी पर खींची गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि ग्लोब पर उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है, या रेखाएं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है, या अर्धवृत्त देशांतर रेखाएं कहा जाता है, या बृहद वृत्त देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं को या रेखाओं को क्या कहा गया है? देशांतर रेखाएं कहा गया है, या बृहद देशांतर रेखाएं कहा गया है दोस्तों। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या बातें हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जैसे इस तरह की जो रेखाएं खींची गई हैं, ये है उत्तर, ऊपर वाला उत्तर भाग है, नीचे वाला दक्षिण। तो ऐसे जो खींची गई रेखाएं हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आप बता दीजिएगा उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा। अब इतना तो आप अनभिज्ञ हैं नहीं, क्योंकि अब आपको सारी बातें पता चल गई हैं। अब बात ये कर लेते हैं भैया, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, देशांतर रेखाओं के बारे में यदि हम बात करते, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं के बारे में अगर बात करते हैं तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई जो समानांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं या रेखा कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं दोस्तों, पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं दोस्तों, इस क्या कहा जाता है? एक तरीके से अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसा कि ये देखिए, यहाँ पर क्या है, पश्चिम से लेकर पूर्व खींची गई ये रेखा, ये देखिए ये ऐसे चारों तरफ आती है, ये चारों तरफ दोस्तों आती हैं।
ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। इनको और अच्छे से आप समझिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये जो रेखाएं खींची गई हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जैसा कि आपके पास एक सेब हो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको क्या करिए कि बिल्कुल बराबर बराबर भागों में अच्छे से आप काट दीजिए, ठीक है, गोला, जैसे खीरा होता है, खीरा को आप कैसे कट करते हैं, ये मान लेते हैं, ये क्या है, ये देखिए, ये है खीरा, खीरा को आप ऐसे ऐसे काटते हैं ना, उसी तरह से आपको मैं कहता हूँ सेब है, इसको आप बराबर बराबर भागों में काट दीजिए और ऐसे ऐसे काट दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे आप काट दीजिए, तो ये क्या हो जाती हैं, देशांतर अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। फिर से एक बार और अच्छे से देखिए, समझा देता हूँ। जब मैंने कहा कि आप इसको बराबर बराबर भागों में काट दीजिए दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर दीजिए, पूरा ऐसे गोला गोला टाइप काट दीजिए, जैसे खीरा को काटते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। जब मैं आपसे कहता हूं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जैसे तरबूज की भांति इसको आप ऐसे काट दीजिए, तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसे कहा जाएगा एक तरीके से देशांतर रेखाएं कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, तरबूज के जैसे जो चीज़ें काटी गई हैं, ठीक है, ऐसे उत्तर से लेकर दक्षिण की रेखाओं को क्या कहा गया है, देशांतर रेखाएं कहा गया है। और अगर खीरे की भांति अगर देखा जाए, सेब को अगर इस तरह से काट दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज पहली बार कुछ लोगों को समझ में आया होगा अक्षांश और देशांतर के बारे में, अक्षांश रेखाएं और देशांतर के। वैसे तो जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, इसे वृत्त कहा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेब को अगर आप काटते हैं तो चारों तरफ से काटेंगे गोला, जैसे खीरा को मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे आप काटेंगे तो अलग हो जाएगा ना, गोल गोल। वैसे ही सेब को यदि आप काटते हैं, गोल गोल काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त के रूप में बन जाएगा। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसे हम अक्षांश वृत्त कह सकते हैं या वृत्त रेखाएं कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं, अक्षांश और देशांतर वाली बातें, तो एक बार कमेंट करके बताइए यस सर, आपने जो समझाया था वो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया गया है। देखिए, पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा गया है, विषुवत रेखा कहा गया है या भूमध्य रेखा कहा गया है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा गया है, विषुवत रेखा कहा गया है या भूमध्य रेखा कहा गया है। और विषुवत रेखा जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों। देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है वो ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूर्व, अभी हमने आपको दिखाया था ना, पश्चिम से पूर्व खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो क्या है एक तरीके से दोस्तों, वो क्या है एक तरीके से विषुवत रेखा। अब इसको आप देखिएगा, यहाँ पर हमने चित्र लिया हुआ है, ये देखिए पश्चिम से पूर्व, ये देखिए पश्चिम से पूर्व खींची गई जो रेखा है, पश्चिम से पूर्व खींची गई जो रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कह सकते हैं, ठीक है। उसे अक्षांश रेखा ही कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्षांश रेखा ही कहना ज़्यादा रहेगा, नहीं विषुवत रेखा को विषुवत वृत्त आप कह सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को ये देखिए दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, एक तरीके से विषुवत रेखा कहा जाएगा या भूमध्य रेखा कहा जाएगा। तो विषुवत रेखा को ही क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन है, ये देखिए, आप इसको वृत्त कहेंगे। ये देखिए, ये क्या है, बराबर काट रहा है ना, अब यहाँ तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि सेब को दो बराबर भागों में जो आप काटते हैं जहाँ से, और एक जो यहाँ पर एक जो आपका चक्कू चलता है या चाकू चलता है, उसे आप क्या कहेंगे, एक तरीके से विषुवत वृत्त कहेंगे या विषुवत रेखा कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, विषुवत वृत्त कहेंगे या विषुवत रेखा कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सॉरी, चलिए नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने आपको क्या बता दिया, एक बार और यहाँ से क्लियर करा देता हूँ, तो फिर उसके बाद समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया कि विषुवत रेखा जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देती है या करती है। तो भूमध्य रेखा क्या करती है दोस्तों, भूमध्य रेखा क्या करती है, उत्तरी पृथ्वी को क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देती है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पर ये है विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त है,
इसको हमने क्या कर दिया, दो बराबर भागों में काट दिया पश्चिम से पूर्व। तो ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा, और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, जैसे सेब को अगर दो बराबर भागों में आप काट देते हैं तो सेब का ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा, और सेब के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। उसी तरह से पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो एक तरीके से विषुवत रेखा दो बराबर भागों में काटती है, उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा, और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमने काट दिया तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला पूरा भाग क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। अगर आप देखते हैं तो एक तरीके से यहाँ जब आपका एक प्रधान रेखा होती है, यहाँ पर एक प्रधान रेखा होती है, मतलब अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जब क्या होता है, पृथ्वी पर ऐसे प्रधान रेखा को खींच दिया जाए या सेब को सीधा खड़ा खड़ा काट दिया जाए तो इधर वाला भाग अलग हो जाएगा, इधर वाला भाग अलग हो जाएगा। तो इधर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा, और इधर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। तो ये देखिए आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये देखिए आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। और यहाँ आप देखिए कि एक तरीके से क्या है, यहाँ आप देखिए इधर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये है पृथ्वी, दो बराबर भागों से काटी गई दोस्तों पृथ्वी को। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को क्या कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने प्रधान रेखा खींच दिया, यानी कि अमोत्तर रेखा की बात करते हैं। तो इधर वाले पूरे भाग को क्या कहा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा, और इधर वाले पूरे भाग को क्या कहा जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। तो हमने उत्तरी गोलार्ध बताया, दक्षिणी गोलार्ध बताया, हमने पूर्वी गोलार्ध बता दिया, और एक तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों तो हमने पश्चिमी गोलार्ध बता दिया। चारों गोलार्धों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, आज पहली बार कुछ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें पता चली होंगी। आइए और अच्छे से इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो कि आप जानते ही हैं, ये सब हम बाद में देख लेंगे कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, उत्तरी गोलार्ध। देखिए 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी रेखा एक ही बिंदु के रूप में देखी जाती हैं, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इधर वाले को आप देखिए तो एक तरीके से क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री है दोस्तों। नीचे आप देखते हैं तो ये भी आपको 90 डिग्री मिल जाता है, ये भी आपको 90 डिग्री मिल जाता है। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये है 90 डिग्री पूरा, और ऊपर आप देखते हैं यानी कि उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो यहाँ तक अगर आप जाते हैं विषुवत रेखा से तो इसे क्या कहा जाएगा, ये 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, यस सर हमें सारी बात। देखिए ये थोड़ा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या होगा कि आपको तुरंत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, अगर ध्यान से आप देखते चलेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आइए समझते हैं कर्क रेखा क्या होती है दोस्तों, आइए समझते हैं कर्क रेखा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। देखिए कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मानना होगा, ये हो गई पृथ्वी दोस्तों, ये है पृथ्वी दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाएगा या भूमध्य रेखा कहा जाएगा। अब भूमध्य रेखा से यदि हम 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं यानी उत्तरी छोर पर जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध पे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। तो आप देखिए ये रहा कर्क रेखा। अगर आपसे पूछता है कोई कि कर्क रेखा कहाँ पर है तो आप विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री आप उत्तरी गोलार्ध में उसे भेजिए और बोलिए कि आप 23.5 डिग्री जाइए, वहाँ पर एक रेखा है वो है कर्क रेखा है। उसी तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मकर रेखा कहा जाता है। फिर अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री जब हम जाते हैं या 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री हम पहुंचते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और कर्क रेखा के इधर में अगर आप देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय कटिबंधी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 23.5 डिग्री से या 0 डिग्री से कह सकते हैं, या भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री आ जाते हैं, या यहाँ से आप कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री हम जब आते हैं
तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये हो जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और इधर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एक तरीके से दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, 66.5 डिग्री को क्या कहा जाता है दोस्तों, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री आते हैं तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा दोस्तों, आर्कटिक वृत्त कहा जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी शीतकटिबंधीय कहा जाता है, और ये पूरा दक्षिणी ध्रुव है जो कि आप जानते ही हैं। और इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर सारी बातें जितनी भी लिखी हैं वो सारी बातें हमने आपको बता दिया कि कर्क रेखा कहाँ पर है, मकर रेखा कहाँ पर है, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं, पहले ही बता दिया है, देशांतर वगैरह ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अक्षांश रेखाएं भी क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए अक्षांश रेखाएं एक ना होकर बल्कि एक वृत्त होते हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं एक वृत्त के रूप में होती हैं जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं वृत्त ना होकर बल्कि एक रेखाएं होती हैं जो ध्रुव से शुरू होकर ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो देशांतर रेखाएं अगर आप देखते हैं तो यहाँ से शुरू होंगी ध्रुव से और यहाँ पर आकर खत्म हो जाएंगी, यहाँ से शुरू, यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ से खत्म। ठीक है, और यहाँ अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वृत्त तक ऐसे खींचते हुए जाती हैं दोस्तों, मतलब गोला गोला काटते हुए जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा भी है, अक्षांश रेखाएं रेखा ना होकर बल्कि एक वृत्त होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, पृथ्वी के चारों ओर से ऐसे घेरती हैं दोस्तों। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक ध्रुव से शुरू होती हैं दूसरी ध्रुव तक खत्म हो जाती हैं। देखिए प्रत्येक गोलार्ध, प्रत्येक गोलाकार वस्तुएं जो होती हैं, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक गोलाकार वस्तुएं जो होती हैं 360 डिग्री की होती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक गोलाकार जो वस्तुएं होती हैं वे 360 डिग्री की होती हैं, इसलिए पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। देखिए इसलिए पृथ्वी को कितने डिग्री में विभाजित किया गया है, 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देशांतर रेखाएं जो होती हैं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई होती हैं, और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है दोस्तों। ये देखिए देशांतर रेखाएं जो हैं, देशांतर रेखाएं अगर देखा जाए दोस्तों तो एक क्या है, एक यहाँ पर क्या कहा गया है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई देशांतर रेखाओं को अगर देखा जाए तो 1 डिग्री के अंतराल पर, ये लाइन आप देख रहे हैं 1 डिग्री के अंतराल पर है, 1 डिग्री के अंतराल पर हैं, 1 डिग्री पर अंतराल पर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये देखिए, और इसीलिए अगर देखा जाए तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 360 हो जाती हैं। हमने आपको बता दिया है दोस्तों कि देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या होती है, 360 होती हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है। देखिए, और देशांतर रेखाएं जो होती हैं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। ये देखिए हमने आपको बता दिया है, ये यहाँ पर आप जितनी भी लाइनें ऐसे खड़ी खड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे देखिए कि इधर से आप देखते हैं तो 180 डिग्री, ठीक है, इधर से भी आप देखते हैं तो 180 डिग्री, और दोनों को आप मिला देते हैं तो 360 डिग्री हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ पर कहा गया है कि देशांतर रेखाओं को अगर देखा जाए तो कुल संख्या के रूप में 360 होती हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अब इस बात को भी समझिएगा, वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। जीरो देशांतर की पूर्व में स्थित, देखिए यहाँ पर आप जीरो देशांतर रेखा कहाँ पर है, ये देखिए, इसे कहा जाता है दोस्तों प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, जीरो देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, और यही रेखा जो है एक तरीके से लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वी देशांतर कहा जाता है। यहाँ देखिए
0 डिग्री से पूर्व में अगर आप जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और इसके पश्चिम में जाते हैं, 0 डिग्री के इसके पश्चिम में जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि पूर्वी देशांतर क्या होता है और पश्चिमी देशांतर क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि 0 डिग्री से पूर्वी की तरफ अगर हम जाते हैं तो पूर्वी देशांतर रेखाएं होती हैं, और 0 डिग्री से हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, पहले ही बता दिया है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में देशांतर रेखा को क्या कहा गया है, पूर्वी देशांतर रेखा कहा गया है। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को क्या कहा गया है, पश्चिमी देशांतर रेखा कहा गया है। ग्रीनविच रेखा को क्या कहा गया है, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा गया है। यही है प्रधान यामोत्तर रेखा दोस्तों, ये जो प्राइम मेरिडियन है यही है प्रधान यामोत्तर रेखा है। इस बात को भी गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता दीजिए कि हाँ सर, आप जो हमें समझा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने के कुल 24 घंटे का समय लगाती है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पृथ्वी क्या करती है दोस्तों, अपने अक्ष पर लट्टू के जैसे पृथ्वी जब घूमती है तो 24 घंटे का समय लेती है। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो उसको कितना मिनट लगता है, कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी को जब 1 डिग्री घूमना होता है या 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक देशांतर के मध्य जो है 4 मिनट देशांतर का अंतर पाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक देशांतर के मध्य क्या है, 4 मिनट का अंतर पाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको बताया था कि देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं दोस्तों 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। और पृथ्वी को 1 डिग्री 360 घूमने पर, देखिए 1 डिग्री, ये जो है देशांत, ये है पृथ्वी, सॉरी 1 मिनट, ये है पृथ्वी। और इसे अगर देखा जाए तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। और पृथ्वी अगर देखा जाए तो 360 डिग्री उसको घूमना होता है। और 1 डिग्री पर उसे घूमने पर कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों, तो 4 मिनट का उसे अंतर लगता है या 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक देशांतर के मध्य का अंतर अगर पूछा जाता है तो कितने मिनट का हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको बताया था पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको दिखाया था, याद करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसका अक्ष क्या होता है, एक तो यहाँ उसका अक्ष अगर देखा जाए तो ये है एक्सिस दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिर क्या कहा जा रहा है दोस्तों। यदि आप लोगों को पूरी बातें क्लियर हो रही हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें बताइए कि यस सर, आपने जो हमें बताया है वो क्लियर है। ठीक है, नीचे भी अच्छा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ अच्छा है, एक्सिस है, ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि ये क्या है। चलिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और इसलिए सूर्योदय जो है सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने की वजह से क्या होता है, सूर्योदय यानी सूर्य सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। और उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जहाँ सबसे पहले, देखिए भारत में क्या है, अरुणाचल प्रदेश जो है जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो पूर्व में ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। जबकि भारत में ही देखा जाए तो गुजरात राज्य में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। देखिए 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय हो जाता है और 2 घंटे बाद अगर देखा जाए तो गुजरात में क्या होता है कि सूर्योदय होता है। तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है दोस्तों। गुजरात जो है अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इसके वजह से 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। देखिए यहाँ पर पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पर घूम रही है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। मैं सोच रहा था कि पहले एक बार आपको ये दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, और ये देखिए आप, ये देखिए पृथ्वी क्या कर रही है कि एक तरीके से पश्चिम से पूर्व, ये देखिए पश्चिम से पूर्व घूम रही है। एक मिनट, पश्चिम से पूर्व, ये देखिए पश्चिम से पूर्व घूम रही है ना, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। और दिन और रात कैसे होते हैं? दिन और रात जैसे ही जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है उधर दिन होते हैं। हाँ, अब देखिए इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इधर क्या है, डे है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इधर देखिए 6 महीने क्या है, दिन, ठीक है। चलिए वो सब हम बाद में बात करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में क्या अंतर है, ये हम बात कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि एक बार क्यों ना एक्सिस को आपको दिखा जाए, पृथ्वी कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ये दिखा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा मन कर रहा था कि एक बार आपको दिखा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं जो हम समझ रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है दोस्तों। और जबकि गुजरात में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद में होता है। कहने का मतलब ये है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो सूर्योदय के लेकर 2 घंटे का समय लगता, अंतर है। सबसे पहले कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। और गुजरात जो है अरुणाचल प्रदेश से लगभग अगर देखा जाए तो 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बता दीजिएगा। देखिए 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, एक तरीके से 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आइए समझ लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आइए समझते हैं। देखिए चंद्रमा जब पृथ्वी के परिक्रमण करते हुए, चंद्रमा जो होती है एक तरीके से पृथ्वी की परिक्रमण करते हुए क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। फिर से समझिएगा, देखिए दरअसल क्या होता है कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का परिक्रमण करता है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। और क्या होता है कि करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो चंद्रमा क्या करता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए ए है सूर्य दोस्तों, ए है चंद्रमा है, और ए है दोस्तों पृथ्वी है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा पर आ गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रमा जब आ गया है बीच में, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुँचेगी नहीं। अब जब सूर्य के, ये देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच नहीं पा रहा है, और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब क्या होगा कि एक तरीके से जब क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी या चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। तो उस स्थिति या उस समय को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से चलो मैं समझा देता हूँ। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमण करता है, कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की रिवॉल्यूशन करता है दोस्तों। अब जब क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये देखिए चंद्रमा यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर चंद्रमा है, ए है पृथ्वी है, ए है सूर्य, यहाँ पर पृथ्वी, इधर चंद्रमा, इसके बीच में सूर्य मून आ गया, यानी चंद्रमा आ गया। अब सूर्य की रोशनी अगर सोचिए कि जैसे कि आप आ जाइए, जैसे मान लेते हैं कि एक टार्च यहाँ पर है, ऐसे आप समझिएगा। देखिए एक टार्च यहाँ पर है और एक व्यक्ति टार्च जला रहा है, और यहाँ पर एक मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, आप बीच में चंद्रमा बनकर आ गए। अब टार्च की रोशनी जो है आप पर पड़ने लगी तो इस व्यक्ति पर नहीं पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा,
सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। बस वही हाल है पृथ्वी पर, ठीक है। ऐसी स्थिति में दिखेगा नहीं तो फिर सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। बस यही स्थिति यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ सूर्य है। सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा पर आ रही है और इसलिए पृथ्वी पर नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब क्या होता है कि पृथ्वी, जब सूर्य जो होता है पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होते हैं। देखिए होता है, जब क्या होता है, सूर्य जो होता है पृथ्वी, ये रहे पृथ्वी दोस्तों और ये रहा चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा के सीधी रेखा में होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है, पृथ्वी आ जाते हैं। तो ए है सूर्य दोस्तों, ए है पृथ्वी, ए है चंद्रमा, इसके बीच में क्या हो गया, पृथ्वी आ गई है। अब जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होने के कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। क्योंकि चंद्र नहीं दिखाई देता है इसलिए चंद्र ग्रहण कहा जाएगा, और पृथ्वी जब दिखाई नहीं देती है तो इसे क्या कहा जाएगा, सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए। देखिए जब पृथ्वी नहीं दिखाई देगी, पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो सूर्य ग्रहण कहा जाएगा, और जब चंद्रमा पर एक तरीके से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाएगा, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पर नहीं पड़ पाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। बस इतनी ही बातें ध्यान रखिएगा। ए है सूर्य, बीच में पृथ्वी आ गई, अब इसकी रोशनी इस पे सीधा पड़ रही है, इस पे नहीं पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा दोस्तों, फुल मून कहा जाएगा या चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर देखा जाए तो एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर देखा जाए तो 7 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी चंद्रमा जो है पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है, और शेष सूर्य के शेष भाग को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। देखिए जब क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है। चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है। ये देखिए चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है सूर्य की रोशनी के, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जो भाग सूर्य का शेष भाग जो बचा होता है उसे क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सूर्य का जो कोरोना वाला भाग होता है काफ़ी तेजी से चमकता है, और इसे क्या कहा जाता है, हीरक वलय कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, हीरक वलय कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है दोस्तों, और सूर्य की रोशनी जो होती है चंद्रमा को पर पड़ती है, लेकिन कुछ भाग जो होती हैं बच जाती हैं, और उसे क्या कहा गया है, कोरोना कहा गया है। शेष भाग बचे हुए सूर्य के शेष भाग को क्या कहा गया है, जब चंद्रमा को पूरी तरीके से नहीं ढक पाता, चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है तो जो शेष बचता है उसे क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। और कोरोना वाला जो भाग होता है अत्यधिक तेजी से चमकता है, और जिसे क्या कहा जाता है, हीरक वलय कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज हमने बहुत अच्छे तरीके से अक्षांश, देशांतर रेखाएं वगैरह बता दिया है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होती हैं, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। यदि आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं है तो फिर एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा, सर आपने जो हमें समझाया वो बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।